Hello everyone, welcome to Learner Content Explore. Today we're gonna explore about South Africa's story, the independence story of South Africa, how Nelson Mandela and independent India, constitutional design, how does constitution the people or our Indian people make our constitution. So, but before we start, let's explore about Nelson Mandela. Yes, you know who is Nelson Mandela? Nelson Mandela is the follower of Gandhi ji. Yes, he is the follower of Gandhi ji. You know what? He was imprisoned in 1964. What? For treason. You know what is treason? गद्दारी. अपने देश से गद्दारी करने के जुर्म में उनको कैद कर लिया गया था. क्यों कैद किया? क्योंकि उन्होंने अपोज किया था, आवाज़ उठाई थी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ. अब आप पूछोगे व्हाट इज़ अपार्थाइड सिस्टम? सो डोंट वरी, वी विल लुक एट दैट. ओके, आपको पता है नेल्सन मंडेला, कुछ बच्चों ने शायद सुना भी होगा कि नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक साउथ अफ्रीका. और उन्हें पता है कितने सालों तक कैद करके रखा? 28 ईयर्स तक वो कैद रहे. और आफ्टर 28 ईयर्स ही वॉज इमर्ज्ड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक साउथ अफ्रीका. और आपको पता है अपार्थाइड सिस्टम कब जाकर ख़त्म हुआ? 1996 में. हाँ जी, पता है आपको. हो गए थे लगभग बहुत साल, 28 साल के लिए तो कैद रहे. जब रिपब्लिक हुआ साउथ अफ्रीका तब वो भी आज़ाद हुआ. इन 1964 में उनको कैद कर लिया गया था. 1964 में नेल्सन मंडेला को कैद कर दिया गया था. खैर, अब ये सब हमने बात की तो अपार्थाइड कब डिफीट हुआ था, कब अपार्थाइड सिस्टम को फुल्ली ख़त्म कर दिया गया था, पूरी तरीके से कब ख़त्म कर लिया गया था? 1996 में, जब हमारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा नहीं मतलब साउथ अफ्रीका का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनकर उभरा था. वैसे हम थोड़ा बहुत हमारा भी कह सकते हैं. क्यों? वो हम बात करेंगे अभी. फ़िलहाल थोड़ा और देखते हैं. तो ये है नेल्सन मंडेला जी के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन. तो आपको पता है कि अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, अब आप पूछोगे वैसे क्यों साउथ अफ्रीका किससे रिपब्लिक हो रहा था, क्यों किससे छूट रहा था वो, मतलब किससे आज़ादी पा रहा था, और क्या ब्रिटिशर्स से? तो वी विल लुक एट. तो 3 क्वेश्चन तो आपके यही राइज हो गए नेल्सन मंडेला के टॉपिक से. पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि क्यों चाहता था रिपब्लिक होना साउथ अफ्रीका. सेकंड क्वेश्चन किससे चाहता था. थर्ड क्वेश्चन अपार्थाइड सिस्टम था क्या. यस, सो वी विल आंसर दीज 3 क्वेश्चन इन द टॉपिक ऑफ नेल्सन मंडेला एंड साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका में रूल चल रहा था वाइट्स का. अब वाइट्स कौन थे? जो इंग्लैंड या ब्रिटेन वगैरह से आए थे, बाहर आउटसाइडर थे, जो साउथ अफ्रीका के नेटिव नहीं थे. एक्चुअली अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. आप यहाँ देख सकते हो कि नेल्सन मंडेला 28 साल प्रिजन में रहा. कब? 1964 टू 1992. यस, नाउ लेट्स सी. अब हम पहले देखेंगे एक इंट्रोडक्शन ऑफ अपार्थाइड. व्हाट वाज दैट? अब देखो, ड्यूरिंग 18th टू 19th सेंचुरी, और मैं ये बता चुकी हूँ कि 18th सेंचुरी को कैसे, मतलब क्या होता है 18th सेंचुरी, मतलब
कितने साल से कितने साल तक होता है, ये सब मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अभी हम आगे देखेंगे। अब देखिए, यूरोप ने क्या किया था, साउथ अफ्रीका को, मतलब यूरोप के अंदर ही साउथ अफ्रीका आ गया था, ऑक्यूपाइड कर लिया था और वहीं पे रहने लगा था। और उन्होंने जो वाइट्स थे उन्होंने क्या किया, यूरोप के लोग ने क्या किया कि उन्होंने एक सिस्टम चलाया, वो था अपार्थाइड सिस्टम, जो कि कंट्री को, अब यहाँ पे आ गया हमारा अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है। ओके, तो जो कि कंट्री को डिवाइड करता था इन 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में उस पूरे साउथ अफ्रीका को डिवाइड कर दिया गया था 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से? वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड। यस, वाइट जो कि यूरोपियंस थे, ब्लैक जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, और कलर्ड थे हमारे इंडियन, जो कि इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे, माइग्रेट हुए थे, ठीक है, वो लोग आते थे कलर्ड में। अब थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं अपार्थाइड सिस्टम के बारे में। सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना, भेदभाव करना कलर के बेसिस पर, जो कि कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, लिटरली। तो आप ये देख रहे हो, ये ब्लैक्स की इमेज है साउथ अफ्रीका की नेटिव्स, ये वाइट्स, और ये हमारे कलर्ड इंडियंस की इमेजेस है। ओके, सो यू नो व्हाट, अब अपार्थाइड सिस्टम में कई सारी चीज़ें आई थी और उसको मतलब बहुत ही बुरा अत्याचार हुआ था ब्लैक्स के साथ, क्योंकि वो मानते थे कि जो ये वाइट्स हैं वो सबसे ऊपर हैं एंड ब्लैक सबसे नीचे, और यही वाइट ब्लैक के चक्कर में इतना आगे बढ़ी बात, अब आपको ये पता चलेगा। सबसे पहले ब्लैक्स वर सेग्रीगेटेड, मतलब सेग्रीगेटेड मतलब होता है सेपरेटेड, ठीक है, अलग कर देना। तो एक बहुत ही ऑपरेसिव सा सिस्टम था ब्लैक्स के लिए कि उनको सेपरेट किया गया था अपने ही कंट्री से, मतलब कंट्री से बाहर नहीं फेंका गया था। सुनो क्या किया था। अब पहली बात तो ये, फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। अब इसका मतलब है कि उन्हें जहाँ पे वाइट्स लोग रहते थे, यूरोपियंस रहते थे, वहाँ से उनको अलग हटा दिया गया था। सपोज़ करिए ये साउथ अफ्रीका है आपका, और इतने एरिया में अगर वाइट्स रह रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैक्स अंदर नहीं आ सकते, नो। और आएंगे ना तब उनकी मौत हो जाएगी, मर जाएंगे, उन्हें मार डाला जाएगा। और अगर उन्हें काम करने आना था या काम करने होना था वाइट्स के एरिया में, तब उन्हें एक परमिट चाहिए, परमिशन चाहिए, एक डॉक्यूमेंट चाहिए वाइट्स के एरिया में आने के लिए, नहीं तो वो नहीं आ सकते, उनको मार डाला जाएगा। यू नो, आपकी बुक में एक डेंजरस मार भी बना है कैप्शन की, अगर तुम यहाँ पे घुसे, गलती से भी कोई घुस जाता था उसको ख़त्म, वो कभी वापस नहीं जा पाता था। और वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता था यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे वाइट्स का, अगर वाइट्स के एरिया में कुछ मतलब चर्चेज़ हैं, टेम्पल्स हैं, कुछ भी है, मतलब जो भी उनका होता है, कुछ भी है उनके पब्लिक एरिया में, अगर वो वहाँ पे आ गए ना, तब तो भाई कांड हो जाना है। अब देखें, एक और चीज़ थी कि ब्लैक ना चर्चेज़ नहीं जा सकते थे, चर्च नहीं जा सकते थे जहाँ पे वाइट, ऐसे चर्च नहीं जा सकते थे जहाँ पे वाइट्स जो हैं वर्शिप करते थे, पूजा करते थे चर्च में, और मतलब कि वहाँ उस चर्च में जा ही नहीं सकते थे, ब्लैक जा ही नहीं सकते थे, मतलब इतना रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, इतना बुरा सिस्टम लगाया था। और आपको डेंजर ऐसे करके बोर्ड भी लगा कर रखा था, डेंजर, अगर कोई ब्लैक अंदर आया उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस एसोसिएशन से इतना बुरा, मतलब इतनी बुरी चीज़ें से इतना ज़्यादा ऑप्रेस होकर ब्लैक्स ने क्या किया, ब्लैक्स और कलर्ड लोगों ने मिलकर एसोसिएशन प्रोटेस्ट, उन्होंने एसोसिएशंस बनाई, मतलब अपने पार्टीज़ वगैरह बनाई। पहले कुछ छोटी मोटी पार्टीज़ बनी और फाइनली एक अम्ब्रेला पार्टी बन गई। अम्ब्रेला पार्टी क्या होता है? सब लोग छतरी लेकर घूमेंगे? नहीं, वो नहीं, ठीक है। अम्ब्रेला पार्टी होती है कि छोटी पार्टीज़ को मिलकर एक बहुत बड़ी पार्टी फॉर्म करना, ठीक है, वो होता है। उन्होंने अपनी एसोसिएशंस बनाई और प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। और ऐसे हम फॉर्म हुई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी अफ्रीका की खुद की नेशनल कांग्रेस,
पार्टी फॉर्म हो गई। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC जिसको हम कहते हैं वो कैसे बनी, कैसे बनाई गई। तो 1950 से ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम। 1950 से वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, और साथ साथ देखिए इंक्लूडिंग वर्कर्स यूनियन, कम्युनिस्ट एंड सेंसिटिव वाइट्स जॉइन देम। अब देखिए इस प्रोटेस्ट कर रहे थे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी ना, तो उसमें कौन कौन था? उसमें तो ऑफ कोर्स ब्लैक्स तो थे ही, कलर्ड लोग यानी जो इंडियंस थे जो कि वो भी लड़ रहे थे अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, वो भी थे ANC में, एंड साथ साथ वाइट्स भी थे। अब वाइट्स कौन है? उन्हीं के तो खिलाफ लड़ रहे हैं? नहीं जी, देखिए कुछ सेंसिटिव वाइट्स होते हैं जो कि जानते हैं कि हाँ गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। उन्हें भी लगता था कि कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना और इतना गंदा अपार्थाइड सिस्टम लगाना बहुत ही बुरी बात है। तो कुछ जो मतलब समझदार वाइट्स थे जिनकी सोच ऐसी थी, कुछ लोगों ने ANC को भी ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। दैट वॉज गुड, यस। अब इन 1964 नेल्सन मंडेला और 7 और लीडर्स थे, उनको क्या की गई थी? उनको जेल में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, और किस जुर्म में? ट्रेजन के जुर्म में, यानी अपने देश से गद्दारी के जुर्म में ऐसा कहा उन लोगों ने, और उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, यानी डाल दिया गया जेल में। ओके, बट द वाइट्स रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाय टॉर्चरिंग, मतलब अब टॉर्चरिंग मतलब क्या होता है? एंड किलिंग द थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स कलर्ड। अब लेकिन उसके छोटे मोटे प्रोटेस्ट से पहले जब शुरू हुआ था 1950 का प्रोटेस्ट, तब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, भाई करना है तो करने दो, और मार रहे थे, ऊपर से ख़त्म कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो मर गया, ऐसा किया जा रहा था। अब एक चीज़ बढ़िया सी आ जाती है, लेट्स सी अब क्या होता है। प्रोटेस्ट और बढ़ गई, अब इतना बुरा कर रही है गवर्नमेंट की प्रोटेस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई कि जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी उनको रियलाइज़ हुआ कि अब वो अपने अंदर, ठीक है, वाइट्स को रियलाइज़ हुआ कि अपने अंदर वो जो ब्लैक है ना, ब्लैक लोग, उनको अपने अंदर रूल के अंदर अपने नहीं रख सकती हैं। अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है प्रोटेस्ट, अब हम इनको और अंदर नहीं रख सकते, नहीं तो हम तो गए बेटा, हम भी मर गए समझो। तो अब क्या हुआ, रेसिस्ट गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ लगाई, कुछ नई चेंजेस किए जिससे कि शांति हो जाए, ठीक है, कूल डाउन, काम डाउन, है ना। तो क्या क्या किया उन्होंने? देखिए, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉस थे उनको रिपील कर दिया गया, जैसे कि जो अपार्थाइड नहीं, पहले ये देख लो, जो डिस्क्रिमिनेट होता था, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट, उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेटिंग लॉज थे, है ना, वो ख़त्म किए गए थोड़े बहुत। और फिर बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, यू नो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही बैन कर दिया। और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी ना मीडिया के अंदर की, अब होता है मतलब उठा ही लिया गया है समझो, है ना। और जो नेल्सन मंडेला जी को जो अंदर डाला गया था, वो उनको रिलीज़ कर दिया गया जेल से आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, एंड एक चीज़ और बता दूँ, नेल्सन मंडेला तो थे ही गांधी जी के फॉलोअर। मतलब क्या है इसका, वो मतलब गांधी जी के जो आइडियाज़ थे उनको वो बहुत अच्छे लगते थे, तो उनको वो फॉलो करते थे, ठीक है। मतलब एक तरह से जैसे हमारे देश के लिए गांधी जी हैं, वैसे साउथ अफ्रीका के देश के लिए नेल्सन मंडेला जी हैं। समझ गए? आगे देखते हैं। अब हम आया हमारा टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, अब ये जो चीज़ थी ना ये ख़त्म हो गई। अब तो जो थी ब्लैक्स पावर में आ गए, तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को सोचा एट द मिडनाइट 26 अप्रैल, ठीक है, ये डेट याद रखना 1994, कम से कम ईयर ही याद कर लो। तो एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 को जो रिपब्लिक साउथ अफ्रीका था, अब रिपब्लिक हो गई साउथ अफ्रीका, तो है ना, रिपब्लिक तब होगी मतलब जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, समझे, और उन्होंने एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाई, वॉज बॉर्न,
अब देखिए मल्टीरेशियल गवर्नमेंट क्या होता है। मल्टीरेशियल गवर्नमेंट होता है यानी कोई भी कलर के बेसिस पे डिफरेंसेस नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सारे वाइट्स वाइट्स ब्लैक कलर्ड सब तीनों मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। यस, तीनों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब एक चीज़ याद रखना, अब वाइट्स जो अब ब्लैक्स ने उनको माफ़ क्यों किया? सबसे पहले क्या हुआ, ब्लैक्स ने जो वाइट्स ने इतने सारे अत्याचार किए ब्लैक्स के ऊपर, तब भी ब्लैक्स ने क्या किया, उनको फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया। और बोथ ब्लैक्स एंड वाइट्स ने डिसाइड किया कि वो अब एक नया ऐसे भी बनाएंगे, मतलब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे जिसमें सब जो है ऑल रेसेस, नॉट बेस्ड ऑन जेंडर, नॉट बेस्ड ऑन कलर, एवरीथिंग इज़ इक्वल बिटवीन अस, है ना। ऐसे इक्वालिटी होगी जिसमें, और हम सब के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रखेंगे और सबके लिए ह्यूमन राइट्स और जस्टिस, सोशल जस्टिस बनाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात आती है ब्लैक्स ने वाइट्स को फॉरगिव क्यों कर दिया। सबसे पहले ये है क्योंकि ब्लैक्स जो थे वो भी डर रहे थे, वाइट्स भी डर रहे थे, पता है। अब क्योंकि वाइट्स ने इतना ज़्यादा गुनाह किया था, अत्याचार किया था ब्लैक्स के ऊपर, कि वो डर रहे थे कि अब हमारी बारी आ गई है, अब ब्लैक्स हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करेंगे जैसे हमने किया था, तो वो तो डर गए अब। बट ब्लैक्स क्यों डर रहे थे? ब्लैक्स इसलिए डर रहे थे कि अभी तो वो पावर में आए हैं, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? हाँ, कब तक वो अकेले ही रूल करेंगे? जैसे हमने प्रोटेस्ट किया है वैसे ही बाद में चलते चलते टाइम बीतते बीतते फिर वाइट प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वाइट पावर में आएंगे, तो वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक ऐसे चलता ही रहेगा। तो कब तक ऐसे चलेगा, है ना, कब तक ऐसे चलेगा? अब हमें यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। कितनी अच्छी सोच थी ना, तो ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। तो उन्होंने मिलकर सोचा और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो 2 साल 2 साल की लंबी, एक्चुअली हम लंबी भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इतना टाइम लगा है, तो ऑब्वियसली लगता ही है टाइम। तो देखते तो 2 साल की डिस्कशन हुई, डिबेट्स चली, और उनके बाद उन्होंने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सब फॉलो करेंगे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। और उनको उन्होंने क्या किया, सिटीज़न को बहुत ज़्यादा अच्छे राइट्स अवेलेबल कराए, कि ऐसा नहीं है कि उसी सिटीजन्स को, जैसे कि ये जो अब तो ब्लैक पावर में थे, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ब्लैक्स को ही राइट्स मिल रहे हैं, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, सबको इक्वल राइट्स अवेलेबल कराए। और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कीमती जो राइट्स थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको, जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उन्होंने भी क्या किया, साउथ अफ्रीका ने वो राइट्स लिए, राइट्स रखे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बन गया था हमारे साउथ अफ्रीका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है जी? प्रीएम्बल होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप लो बैठकर पढ़ने ख़त्म ही नहीं होगा, है ना, बहुत ही बड़ा है हमारा। इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे लेंथी और सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज़्यादा लंबा सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो उसको पढ़ने बैठोगे तो ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, है ना, अगर आप बुक लेकर बैठो तो, ठीक है। तो क्या होगा, इसीलिए उन्होंने शॉर्ट डेफिनीशन, आप एक तरह से कह सकते हो, शॉर्ट डेफिनीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, ऐसे बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है प्रीएम्बल। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल देखते हैं साउथ अफ्रीका का कैसा है। We the people of South Africa recognize the injustice of our past, honor those who suffered for justice and freedom in our land, respect those who have worked to build and develop our country, and believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity. We, therefore, through our freely elected representatives, adopt this constitution as supreme law of republic, so as to, तो ये है बहुत ही प्यारा सा, है ना, preamble. So heal the past and establish the society based on democratic values, social justice and fundamental human rights. So the end.
ये है बहुत ही प्यारा सा प्रियम्बल था, मतलब है अभी भी, लेकिन हमने जो पढ़ा वो, तो ये था बहुत ही प्यारा प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका। लेट्स मूव ऑन। ओके, तो टुगेदर दे डिसाइडेड, अब साउथ अफ्रीका के लोगों ने डिसाइड किया मिलकर कि नोबडी शुड एक्सक्लूडेड, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है ना, किसी को भेदभाव करके निकाल नहीं देना इस कंट्री से, ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने बोला कि हमें कोई भी हमें किसी को भी डेमोन की तरह ट्रीट नहीं करना, मतलब एकदम छी अछूत, मतलब टाइप, ऐसा टाइप, हाँ ऐसे नहीं करना किसी को ट्रीट। और सब ने एग्री किया कि एग्री दैट एवरीवन शुड बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अब सब लोग साथ में रहेंगे, सब में भाईचारा वगैरह ये सब रहेगा, और इट इज़ इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इससे क्या हुआ कि ये जो इतना अच्छा साउथ अफ्रीका का पूरा रिपब्लिक नेशन बना, पूरा अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतना मिलकर जो काम किया, ये पूरा जो टाइम पीरियड था, ये हमने क्यों पढ़ा एक्चुअली, हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसी से पूरे वर्ल्ड, यस पूरी दुनिया ने इसी से इंस्पिरेशन ली, इसी से सीखा, और हमारे इंडिया ने भी इसी से सीखकर इसको अडॉप्ट किया। इस मतलब जो अच्छी अच्छी बातें थी वो अडॉप्ट किया। पूरी कंट्री ने इससे सीख मिली कि क्या मिली सीख, हमको एकजुट रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बनना चाहिए, एक्सेट्रा एंड मैनी लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये था हमारा पूरी साउथ अफ्रीका की स्टोरी। तो अब ये हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है ना, बहुत ही अच्छी थी ना, मज़ा आ गई पढ़कर। सबसे पहले हम बात करेंगे, लेट्स सी दैट व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। सो यस, सेट ऑफ रिटन रूल्स तो है ही, बट दैट इज़ अनदर, दैट इज़ सेम थिंग, बट लेट्स लुक एट द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री containing fundamental rules governing the policy and society in our country. So as you can see, this is a law book, yes, and you know what, constitution is very important for a country. So we will look at why do we need a constitution, why we need a constitution. We can live without any constitution, yes, जैसे हम चाहें वैसे रह सकते हैं एक constitution के बिना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले तो आपके दो क्वेश्चन आ जाते हैं, पहला कि क्यों, मतलब कि क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा आ जाता है कि क्यों हम इतने सालों से सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। अभी हम उनको फर्दर पढ़ेंगे। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। सबसे पहला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के बीच ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशंस डेवलप करता है, यानी एक भरोसा होता है गवर्नमेंट के ऊपर कि यस, मतलब हमारे पास कुछ राइट्स हैं, हमारे पास कुछ अधिकार हैं जो हमें यहाँ पे रखे गए हैं, हमारे पास कुछ राइट्स हैं, कुछ हमारे पास अधिकार है, हम यहाँ पर रह सकते हैं, है ना, हमारा ट्रस्ट है, हमें कोई भी ऐसे सेपरेटली बिहेव नहीं कर सकता हमारे साथ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे पास एक ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है एक दूसरे पर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए हमको मिलता है। गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कैसे बनेगा, तभी तो बनेगा। अब देखिए गवर्नमेंट कोई रूल कर रही है ना, अब हमें नहीं पता क्या होगा, हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारे पास कोई मतलब कि लिमिट्स नहीं है गवर्नमेंट की, तो हम कैसे रहेंगे, हम कैसे रह पाएंगे बताइए, नहीं रह पाएंगे। विदाउट एनी ट्रस्ट हाउ वी कैन यू नो गिव एवरीथिंग इन कंट्रोल, है ना, इन कंट्रोल टू द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी, यस। सो सबसे पहले ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफाई करती है कि गवर्नमेंट को कैसे यू नो रूल करना चाहिए, क्या लिमिट्स है गवर्नमेंट की। हमको सब पता है कि यू नो हमको पता है कि क्या क्या गवर्नमेंट कर सकते हैं, सब कुछ मिला है ना, और कौन कौन हमारा गवर्नमेंट रहेगा, कौन पावर में रहेगा, किसके पास पावर है जो कि डिसीजन लेगा। अगर सारी पावर है ना गवर्नमेंट के ऊपर, कोई और नहीं है ना, गवर्नमेंट सबसे ऊपर, तब तो गवर्नमेंट यू नो कई सारी गलत चीज़ें भी कर सकती है ना। पॉसिबल है कि नहीं है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, कोई भी एडवांटेज उठाना चाहेगा, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। ये हो गई सेकेंड थिंग। थर्ड इज़ राइट एंड ड्यूटीज़। अब ये क्या करती है, अब गवर्नमेंट के ऊपर पावर्स की लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिमिट बताती कि गवर्नमेंट इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल
गवर्नमेंट का मन हुआ कि ये मतलब कि जहाँ पे विलेज है, पूरा विलेज है, ठीक है, सब लोग रहते हैं वहाँ पे, अच्छे से रह रहा है, उसको उखड़वा कर क्या कर दो, आप एक अपना स्विमिंग पूल बना लो तैरने के लिए। सीरियसली, तो ये कोई सेंस है क्या? तो ये ऐसे मतलब कि ये ऐसा ना करें, कुछ गलत चीज़ें ना करे गवर्नमेंट। हमें सबको पता रहता है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, लेकिन हमको ये कौन बताता कि क्या गवर्नमेंट की लिमिट कितनी है, कि क्या वो ये कर सकती है या नहीं कर सकती। ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और हमें ये बताता है कि हमारे राइट्स क्या हैं सिटीजन्स के, जो हमारे जन्म अधिक प्रिविलेज है हमारा, ठीक है, हमारा जो बॉन्ड जब से बॉन्ड हुए तो हमारे राइट्स क्या हैं, तो ये सब हमारा कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। नेक्स्ट थिंग, गुड सोसाइटी। यस, गुड सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बनाता है। कैसे? अब देखिए, हम रहते हैं तो हमारी डिफरेंट, इंडिया में अगर हम बात करें, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट है, मैनी ऑफ डिफरेंसेस है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंसेस है ना। और एक्चुअली जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रीजन है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ मान लो कोई भी एक रिलीजन रहता है, या फिर कुछ भी एक ही पर्टिकुलर टाइप का एक इंसान रहता है, एक ही कास्ट का इंसान रहता है, तो लेकिन सोच तो उनकी अलग अलग होगी ना। ये तो नहीं है सबकी एक ही सोच है, भाई मजा आ गई, सोच सबकी अलग अलग होती है। तो इसीलिए इट एक्सप्रेसेस एस्पिरेशन कि पीपल को क्या चाहिए, हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए पीपल हम लोग क्या चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं, कैसी सोसाइटी चाहते हैं, ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4 चीज़ें पॉइंट्स हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए। होप इट इज़ क्लियर। तो ये है हमारा इंडिया। वी नो डैट कि ब्रिटिश ने बहुत ही सालों तक रूल किया। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कितना कैप्चर किया हुआ है इंडिया का पार्ट, है ना। इन 1945 में कितना ज़्यादा कैप्चर किया हुआ है, और हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 को। ओके, नाउ अब हमने पूरी साउथ अफ्रीका की स्टोरी तो देख ली। अब हम क्या देखेंगे, हम अपनी इंडिया के बारे में जानेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे डिसाइड हुआ, कैसे आज़ाद तो हुआ है, कैसे पता है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये देखेंगे। ओके, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत ही ज़्यादा टफ और डिफ़िकल्ट टास्क था, है ना। उसमें कई सारे टास्क थे। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इजी बात नहीं होती है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अब क्योंकि अब देखिए, हम ना एक अच्छी बात भी थी, हमारी लेट इंडिपेंडेंस मिली 1947। अब मैं इसको अच्छी बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर हमारा इंडिया लेट आज़ाद हुआ, ठीक है, क्योंकि तब तक बहुत वर्ड की बहुत ही ज़्यादा, कम से कम मतलब 80 या फिर मतलब समथिंग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आज़ाद हो गई थी, ठीक है, पहले से ही आज़ाद हो चुकी थी। तो अब हमारी अच्छी बात ये है कि अब देखती है हम लोगों ने, इंडिया ने देखा कि इतनी सारी कंट्रीज़ आज़ाद हुई, इतनी सारी कंट्रीज़ को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला, है ना, कैसे कुछ हुआ, सब कुछ स्टोरीज़ पता चली। तो उनको एक तरह से मिला कि एक तरह से इंस्पिरेशन मिली कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे बनाना है। तो ये सारी अच्छी बात हुई। लेट इंडिपेंडेंस मतलब जो होता है ना, एक तरह से अच्छे के लिए होता है, कहते हैं ना, तो यही हुआ था इंडिया के साथ। लेकिन फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बिल्कुल मतलब सिंपल नहीं था, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। क्यों इतना डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा था, अभी हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस था। ओके, अब देखिए, हम देखेंगे प्रॉब्लम फेस्ड वाइल मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्यों इतना डिफ़िकल्ट टास्क था, लेट्स सी। अब हमें पता है कि इंडिया कितनी बड़ी कंट्री थी, कितनी ज़्यादा डाइवर्स, मतलब अलग अलग लोग थे इस कंट्री में, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग थे, सबकी सोच अलग थी, है ना। मतलब लेट इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब नया अभी शुरुआत, नई चीज़ थी। और जो कंट्री थी उनको डिवाइड हो गई थी, हमारी इंडिया और पाकिस्तान हो गया था ना, हमारा इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न। उस टाइम बहुत ही बुरी चीज़ हुई थी इंडिपेंडेंस मिलने पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ही दुख होता है इस बात को सोचकर, है ना। तो
रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंसेस हो गए थे, है ना, रिलीजन्स के बेसिस पर डिफरेंसेस आ गए थे और मतलब हो गए थे और डिवाइड हो गया था हमारा कंट्री इंडिया और पाकिस्तान में। अब देखिए ब्रिटिशर ना 1947 में भगा दिया इंडियन में, ठीक है, ब्रिटिशर्स को भगा दिया, लेकिन जाते जाते ना जो ब्रिटिशर्स थे जाते जाते भी इतनी बुरी चीज़ करके गए ना कि क्या ही बताते हैं, लेकिन फिर भी हाँ। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब देखिए हमारा जो इंडिया था जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया था तो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड था, एक था प्रिंसली स्टेट्स, एक था प्रोविंशियल स्टेट्स। प्रोविंशियल स्टेट्स वो होते हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे होते हैं, ठीक है, और प्रिंसली स्टेट वो होते हैं जहाँ पे लोकल रूलर जैसे कि किंग, राजा, रानी ये रूल कर रहे होते हैं, बट इन द अंडर ऑफ ब्रिटिशर्स। इनडायरेक्टली ब्रिटिशर का ही रूल होता है लेकिन लोकल रूलर्स उसको चला रहे होते हैं, वो होता है प्रिंसली स्टेट। तो उस वही बोला, जाते जाते ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि देखो हम तो जा रहे हैं, हम तो अपने प्रोविंशियल स्टेट अब तो उनको छूट गया, अब बच्चे प्रिंसली स्टेट जहाँ पे लोकल राजा रानी रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स बोल कर गए, ए भाई सुन सुन, तू ना एक काम कर, या तो तू क्या कर, तू छोड़ दे इसको, या तो क्या करो अपना अपना अलग कंट्री बना लो, अपना अलग ही स्टेट अपना अलग ही कंट्री बना लो जहाँ पे तुम अपना रूल करो, या तो इसको या तो तुम क्या करो इनके साथ मिलो, या तो अपना आराम से रूल करो, तुम्हें जो करना हो तुम फ्री हो, तुम्हें जो मर्जी है तुम वो करो। ये करके चले गए थे वो, और इसी वजह से इसी मतलब प्रिंसली स्टेट्स की वजह से, है ना, और इसी ब्रिटिशर के कारण की वजह से और इतना ज़्यादा लोकल राजा रानी की वजह से क्या हुआ, हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान का था वो क्या हुआ, डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, इंडिया से टूट कर पाकिस्तान चला गया। दैट वाज द थिंग, ओके। और ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ कि अब तो इंडिया को तो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, गुड, बट अब इंडिया को भी डेमोक्रेटिक बनाना है और पाकिस्तान को भी डेमोक्रेसी में लाना है ना। तो अब दोनों को उनको क्या चाहिए, आखिर था तो पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट, टूट कर तो वो बना है ना अलग से, तो इसीलिए पाकिस्तान को भी लाना है, इंडिया को भी अपना मतलब कि क्या करना है, इंडिया को भी अपने डेमोक्रेटिक बनाना है, समझे। तो दोनों को डेमोक्रेटिक बनाना था, और जो फ्यूचर था ऑफ द कंट्री वाज सीन नॉट टू मच सिक्योर टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसा दिख रहा था कि जो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब इतना सिक्योर नहीं रहा, क्योंकि टूट कर अलग हो चुके थे। अब दोनों जगह ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी सब लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। अब लेकिन अब देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के चलते भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंदी और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो भी इतना ब्यूटीफुल बना कि क्या बताएं। तो 1928 में अब हमें पता है कि हमें तो आज़ादी मिली थी 1947 को, है ना। तो अब 1928 में लेकिन ड्राफ्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग मतलब होता है ना, चीज़ें आप ड्राफ्ट में डालते हो, यानी जैसे कि आप रफ वर्क करते हो, पहले समय या आप अपना शेड्यूल करते हो कि हाँ कल मुझे क्या क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप लिख लेते हो, रफ वर्क है वो, ठीक है, लिख लिया। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये ड्राफ्ट किया गया था, पहले से ही रफ वर्क करके रख लिया गया था 1928 में। किसके द्वारा, बाय मोतीलाल नेहरू के द्वारा, एंड 8 और लीडर्स थे ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, 8 और लीडर्स थे, मोतीलाल नेहरू तो थे ही थे, और उनके साथ 8 और कांग्रेस लीडर्स थे जिन्होंने ड्राफ्ट करके रखा था कॉन्स्टिट्यूशन, पहले से सोच कर रखा था कि क्या होना चाहिए, हमारा कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और 1931 को रिजोल्यूशन एट कराची हाउ इंडिपेंडेंट। अब देखिए रिजोल्यूशन क्या होता है, यानी कराची, ये आप देख रहे हो ना ये इमेज, तो यहाँ पे ये कराची, सिंध है यहाँ पे, और यहीं पे ऐसे कराची है, पंजाब ये रहा, और यहाँ पे कराची। तो यहाँ पे कराची में सब लोग आए। कौन कौन लोग आए थे, मतलब जो लोग जैसे मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस लोग, पार्टी के लोग जो कि चाहते थे कि इंडिपेंडेंस मिले, तो वो सब
आए और कराची में आए, सब लोग इकट्ठा हुए। और उन्होंने क्यों आए, क्योंकि वो सोच रहे थे, डिस्कस करना चाहते थे कि इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंस बनाए। और या यही नहीं सोच रहे थे कि इंडिपेंडेंस तक की सीमा है, कि इंडिपेंडेंस हो लिया तो काम ख़त्म। नहीं, उन्होंने और दूर की सोची। उन्होंने और दूर की सोची कि इंडिपेंडेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है, उसके बाद हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना लिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे बात की गई, सबसे ये 3 मेन पॉइंट्स निकल कर आए कि सभी लोग ये चाहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। सेकेंड थिंग इज़ राइट टू फ्रीडम और इक्वालिटी हो। थर्ड इज़ प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, सबसे बेस्ट थिंग। अब ऐसा नहीं चाहते थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था, ऐसा नहीं चाहते थे कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैसे कि पैसिव सिटीज़न बना दिया वुमेंस को, है ना, या एक्टिव सिटीज़न वही लोग थे जो कि वैसे आपने पढ़ा ही होगा। खैर, तो ऐसा नहीं कह रहे थे कि सिर्फ कुछ ही लोगों को राइट्स हो, नहीं, वो माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी में है, सपोज़, है ना, सपोज़ करिए, क्योंकि तब ऐसा हुआ था पार्टीशन, तो उसमें कई सारी माइनॉरिटीज़ भी थी। तो मेजॉरिटी में हिंदू और माइनॉरिटी में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये सारी ये रिलीजन्स थे। तो वो चाहते थे कि जो माइनॉरिटी है उनको ऐसे कुछ मेजॉरिटी के तले वो दब ना जाए, है ना, उनको दबा ना दिया जाए। तो इसीलिए उनको अलग से प्रोटेक्टिंग राइट्स मिले माइनॉरिटीज़ को, है ना, प्रोटेक्ट किया जाए माइनॉरिटीज़ को बाय द राइट्स। तो ये 3 मेन पॉइंट थे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थे और बहुत ही नीडी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और यू नो व्हाट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाए, है ना, मतलब अपने से नहीं बनाया, अपने आप बनाया नहीं। कई अलग अलग बहुत ही डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन थे, वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें ली के सीख लेकर उन्होंने सीख ली कि हाँ कैसे करना है, वो इंस्पायर्ड हुए। कई लोग कहते हैं, है ना, आवाज़ उठा रही है, ये तो चीटिंग क्या है इंडिया ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। नहीं जी, चीटिंग नहीं है ये, उन्होंने अडॉप्ट किया। भाई हमने आपसे सीख ली है, हमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगा तो हमने आपसे सीख ली कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, क्या क्या ज़रूरी है। तो इसीलिए अलग अलग चीज़ें हमारी डिस्कस हुई, अलग अलग चीज़ों से हमने सीख ली, देखा कि कौन कौन से लॉज अच्छे हैं और वो जाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। काफ़ी सारे एडुकेटेड इंडियंस थे जो कि जानते थे कि व्हाट इज़ हमें पॉलिटिक्स के साथ क्या करना है, एंड द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अब क्या लोग चाहते थे कि जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था, कॉलोनियल रूल चल रहा था, तब भी वो सोच रहे थे कि हमें कैसे अपना लॉज बनाने, जो एडुकेटेड इंडियन थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे या जो आज़ादी चाहते थे, वो भी सोच रहे थे कि हमें कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। काफ़ी ज़्यादा सालों तक थिंकिंग चली, डिबेट्स चली और आखिरकार मतलब कि क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था। ओके, तो मैनी ऑफ आवर लीडर्स इंस्पायर्ड हुए। मैंने कहा कि अलग अलग देशों से उन्होंने इंस्पिरेशन ली, उन्होंने सीख ली और तब जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो हमारा सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो जो 9th क्लास की SST है, बहुत ही ब्यूटीफुल SST है। यस, उसी में हमारा सब इंडिया के बारे में पता चलता है, तो देखिए, हमने लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, सोशलिस्ट रशियन सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, वही तो है, उसी से सीख ली। और हमने प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री, जो हमारा ब्रिटेन हमारा ये सब करके गए थे, तो हमने देखा था कि कैसे रूल करना चाहिए, कैसे नहीं। जो ब्रिटिशर्स हमारे इतना बुरा हमारे साथ करके गए, तो उनकी तरह रूल नहीं करना, उनसे भी कुछ सीख मिली, है ना। बिल राइट्स जो थे यूएस में, लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था, इनको इम्प्लीमेंट करना, इतना इमीडिएट इफेक्ट डालना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हो गई थी 1946 में और हमारी ड्राफ्टिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डन हुई थी। हमने अभी पढ़ा था कैसे पहले से ही सोच कर रखा था कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना है। किन मोतीलाल नेहरू थे, 8 और थे लोग, है ना, और असेंबली में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे ना, उन्होंने भी सोच कर रखा था। और पता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोग थे,
299 मेंबर्स थे और उसमें से 15-16 वुमेंस भी थे, औरतें भी थी 15-16, है ना, 15 to 16 वुमेंस भी थी। हाँ कम है बट शुरू हुआ था ना, तो दैट्स व्हाई। तो इतनी वुमेंस भी थी और सारे रिलीजन बैठे, सारे कास्ट बैठे थे, एंग्लो इंडियंस बैठे थे, मतलब सब लोग बैठे हुए थे, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग आए हैं, नहीं। और पता है उन्होंने सारे पॉइंट्स याद रखे, उन्होंने माइंड में चल रहा था कि देखिए, एक बार गांधी जी की ना स्पीच हुई थी, एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछा था कि गांधी जी से बहुत ही पहले हो गया था कि अगर आप चाहते हो कि हमारा इंडिया कैसा हो, है ना, हमारा इंडिया कैसा हो, अगर ब्रिटिशर्स वगैरह ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मतलब कोई भी भेदभाव ना हो, मैं पहले ही चाहती हूँ कि चाहता हूँ औरतों को इक्वल राइट मिले, है ना, हमारे देश में भाईचारा हो और अछूत ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए। तो उन पे फोकस किया गया और उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देने की कोशिश की गई। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, जो कि अभी हमने देखा था। तो असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं INC। उनमें नॉन कांग्रेस मेंबर्स भी थे, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ उसी के मेंबर्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता था, अलग अलग जगह से लोग आए थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो कि सारी इंडियंस ही थे, है ना। पहले ना एंग्लो इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियंस ही लोग आकर बैठे थे वहाँ पे जो इंडिया में थे। हाँ, इंडिया के लोग आकर बैठे, उन्होंने अपने आइडियाज़ बताए, अलग अलग जगह से आए, अलग अलग कास्ट से आए, अलग अलग रिलीजन से आए, अलग अलग जगहों से आए, और उन्होंने सब लोग साथ में बैठे और सबने अपने लोगों का, मतलब वो जो बैठे थे ना असेंबली में वो भी तो अपने ही थे, तो वो सबका आइडिया रिफ्लेक्ट करके लोग क्या चाहते हैं वो सब कुछ बता रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि अपने नहीं बैठे थे। उसके बाद इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन assembly were held in July 1946 and its first meeting in December 1946 में जो elections और द कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उनको हेल्ड कब किया गया था 1946 में, और फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में 1946 में। उसके बाद आफ्टर द वॉर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद ही हमारा जो था इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसमें 299 मेंबर्स थे। फिर उसके बाद हम ये पूरा रिवाइज करते जा रहे हैं, है ना, बार बार आ रहे हैं, तो आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, जिन्होंने पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया रखा था, तो उसके चेयरमैन कौन थे, ये सवाल है बढ़िया वाला। वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यस, डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर करके रखा था फॉर द डिस्कशन फॉर अ ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिस्कस हुआ गया था और काफ़ी सारे डिस्कशन के राउंड चले। यू नो व्हाट, सबसे बढ़िया वाली चीज़ क्या है, जितनी भी डिस्कशन, जितनी भी डिबेट्स हो रही थी वो सबको रिकॉर्ड किया जा रहा था। सब एक एक वर्ड रिकॉर्ड करके रखा गया है। यू नो अभी भी है, आप कभी चाहो तो देखना, हाँ, या सुनना, पढ़ना, कुछ भी करना। बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरीज होती है उसमें बड़े होकर आप देखना, अगर समझ में आए, है ना, बड़े हो जाओगे तो समझ में आएगा। तो वहाँ पे रखा गया, सारी डिबेट्स वर्ड टू वर्ड है, बहुत ही अच्छा, मतलब कि किया गया है कि हाँ, किसी को अगर डाउट हो, किसी को लग रहा है कि क्या ये गवर्नमेंट कर सकती है, तो वो जाकर डिबेट को सुन सकता है, क्यों है ये कौन लॉ, ये भी डिबेट को जाकर सुन सकता है, उसको पता चल सकता है, समझे। उसके बाद असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए अडॉप्ट कब हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949। कितने साल लगे बताओ मुझे, 1947, 1948, फिर 3 साल, और फिर अफेक्ट में, लेकिन और भी टाइम लगा थोड़ा, हाँ, और फिर अफेक्ट में, मतलब पूरा लागू, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हो गया, ये था 26 जनवरी 1950 में। अब देखिए एक साल इतना टाइम क्यों लगा, ये हुआ था, एक रीज़न था, अगर आपको पता है तो आप बताना, नहीं तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि ये इतना टाइम क्यों लगा, इतने साल में डिस्कशन हुई, है ना, अडॉप्ट कर लिया गया उसके बाद, लेकिन लागू इतनी लेट क्यों हुआ। अब एक चीज़ देखना पहले,
अब आपको पता है, चलो मैं बाद में बता दूँगा। अब ये क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको बोला था कि हम इतने सालों से वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, 64 ईयर्स से कोई भी सोशल ग्रुप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी क्वेश्चन नहीं उठाया कि क्यों ये क्वेश्चन, मतलब कभी ये नहीं बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गलत है। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो हमारे इंडिया के ही लोग थे, कोई भी दूसरा लोग नहीं था, ठीक है। नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बट फेयर ग्राफिकल शेयर, मतलब जो बैठे थे ना वो हमारे इंडिया के लोग थे, कोई बाहर का उठ कर नहीं आया था, सबके व्यूज़ रखे गए थे, सबका आइडियाज़ लिया गया था। ऐसा नहीं है कि अपने मन से बनाया गया था, नहीं, हमारा इंडिया ने सबसे मिलकर सबको पूरा डिबेट रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ करके बनाया था। और जो असेंबली थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, अलग अलग पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक सिस्टमैटिक वे से किया गया था, मतलब ओपन और कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया ना अभी आपको, वो एकदम सिस्टमैटिक था, यानी खुला था, एकदम ऐसे छुपा कर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जा रहा था, पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा था, सबको सुनाया जा रहा था, एक एक वर्ड सुनाया जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा था, डिबेट्स हो रही थी, वो सब रिकॉर्डेड है। तो ये सारे रीजंस है कि हम अभी तक सेम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फॉलो करते हैं। आपको एक फैक्ट बता दूं कि मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था तो 2000 अमेंडमेंट्स हुई थी, 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई थी। मतलब अच्छी बात है, अमेंडमेंट्स होते हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नई चेंज आना, या फिर जो लॉज होती हैं उनको थोड़ा चेंज करना या फिर डिफरेंट लाना। अमेंडमेंट मतलब थोड़ा कुछ एडिटिंग, एक तरह से आप कह सकते हो एडिट करना, ठीक है। तो वो अच्छे के लिए हुआ था 2000 अमेंडमेंट्स जब ड्राफ्ट हुआ था फर्स्टली। ऐसी बात नहीं है कि बुरे के लिए हुआ था, नहीं, अच्छे थे वो अमेंडमेंट्स, इसलिए उनको लिया। और अभी भी चाहें तो अमेंडमेंट्स किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि कभी भी उठकर विदाउट एनी कुछ कहे बिना ऐसे अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया, ऐसे ही बिल्कुल गलत होगा। आपको व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको मतलब गवर्नमेंट है ना, तो कभी भी अमेंडमेंट करना चाहती है, कुछ चेंज करना चाहती है, फिर कुछ नया लॉ लाना चाहती है, तो उसको प्रियम्बल देखना पड़ता है। जी हाँ, हमारा जो इंडिया का प्रियम्बल है उसके अंडर रहना पड़ता है, कि चेक इट आउट करना पड़ता है कि क्या हम जो लॉ बनाने वाले हैं क्या प्रियम्बल उससे सहमत है, प्रियम्बल जो है उससे सहमति दे रहा है कि हम उसको हम क्या करें, मतलब ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। अगर नहीं होता, प्रियम्बल सहमति नहीं देता, यानी उसमें ऐसा नहीं लिखा होता कुछ ऐसा, तो फिर आप नहीं कर सकते वो। मतलब क्या हो गया, एक तरह से भाई प्रियम्बल ही ऊपर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। सो द मेंबर्स डेलिब्रेट फॉर 114 days एंड स्प्रेड ओवर। अब देखिए 114 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो 114 दिन लगे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब आप पूछोगे भाई 2 साल 3 साल ये सब क्या था फिर? अरे वो डिस्कशन थी, वो डिबेट्स थी, है ना। जो मेंबर्स की डेलिब्रेट थी वो 1 साल तक चली थी, मतलब डेलिब्रेटेड, ओह सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, देखो मैं कह रही थी कि 114 डेज तक डेलिब्रेटेड हुई थी, मतलब होता है कि बहस हुई थी, डिस्कशन हुआ था, इतने दिनों तक डिस्कशन चला था कि डिस्कशन, डिबेट्स ये सब हुई थी 114 दिन के लिए पूरे, और 3 साल, ठीक है, 3 साल तक की स्प्रेड होने में, मतलब पूरी देश में फैलने, लागू होने में, तब उनको 3 साल लगा था। ओके नाउ अब देखिए, ये मैंने अभी बताया कि जो ये है, आपको पता है डिड यू नो में आ जाता है एक फैक्ट कि जो एवरी डॉक्यूमेंट है, जो वर्ड स्पोक किया गया है उसका एक एक रिकॉर्ड है, एक एक वर्ड का रिकॉर्ड है हमारे पास। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुई है, एक नाम है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, वो रिकॉर्डेड है और प्रिजर्व्ड है। ओके, और जो डिबेट है उनकी मतलब 12 की वॉल्यूम से, मतलब इतनी मोटी मोटी है, अब देखिएगा गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके गाइडिंग वैल्यूज़ क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो हमारा है वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 2 ways, 2 तरीके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। क्या है वो?
बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम मेजर लीडर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, हम रीड कर सकते हैं जानने के लिए कि क्या क्यों ये लॉज अभी मैंने बताया था, बल्कि वॉल्यूम्स है 12 तो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो जाकर, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है वहाँ पे अवेलेबल होती हैं बुक्स, तो कॉपीज़ है एक्चुअली उसकी, तो आप वो जाकर पढ़ सकते हो कि ये जो लॉ है वो क्यों आया, वो डिबेट का एक एक वर्ड आप जाकर पढ़ सकते हो। उसके बाद है बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट द इट्स फिलॉसफी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपनी फिलॉसफी में। तो ये चीज़ हो गई। अब जो ड्रीम थे, प्रॉमिस थे, ये जो मैंने अभी बताया कि महात्मा गांधी के जो ड्रीम्स थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स ने कोशिश की थी कि जो महात्मा गांधी की जो सोच है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आए। अब जो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो मैंने बोली थी कि मैं अभी बता दूंगी, चलो बाद में, तो ये है वो चीज़ कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो महात्मा गांधी के साथ बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं, यानी लोगों को लगता था कि जो BR अम्बेडकर है वो महात्मा गांधी के साथ नहीं देते, मतलब उनसे जलते हैं टाइप, व्हाट कि क्या करते हैं, उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो ऐसी बात नहीं थी, ठीक है, ऐसी बात नहीं थी। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो बहुत ही अच्छे थे, और वो क्या कहते थे, महात्मा गांधी जी ने अगर कुछ अच्छा बोला तो सबसे पहले वही उनके साथ खड़े होते थे, सबसे पहले वही उनके साथ खड़े होते थे, सबसे पहले उनकी तारीफ वही करते थे। लेकिन जहाँ भी उनको लगता था कि महात्मा गांधी कुछ, उनको समझ में नहीं आया महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, उनको कुछ गलत सा लग रहा है ना, तब वो आवाज़ उठाते थे कि मुझे समझ में नहीं आया, आप मेरे को फिर से समझा दीजिए क्या है ना, तो वो ये आवाज़ उठाते थे। दैट वाज द थिंग, ओके। और लोगों को लगता था वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, नहीं जी, क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। एक्चुअली क्या था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उनकी सोच और महात्मा गांधी जी की सोच थोड़ी डिफरेंट थी, तो कई बार उनकी जो सोचने का विचार था ना वो थोड़ा डिफरेंट होता था, जैसे करिश्मा और हसीना मलिक, ओके। तो उनकी सोच थोड़ी डिफरेंस थी, इसीलिए सबसे पहले वो साथ भी देते थे और सबसे पहले उन्हें जहाँ गलत लगता था तो क्रिटिसाइज भी करते थे। दैट वाज द थिंग। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी मिडनाइट, आधी रात को, 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उन्होंने एक स्पीच दी थी, और जब पूरी दुनिया सो रही थी, जो इंडिया थी वो जाग रही थी। व्हाट वाज दैट? ही स्टार्टेड व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. Freedom and power brings responsibilities. Service of India means service of the millions who suffer. The abolition of the greatest man of our generation has been wiped every tears from every eye. जब पूरी दुनिया सो रही है आधी रात को, हमारा भारत जाग रहा है लाइफ के लिए, फ्रीडम के लिए, और जो फ्रीडम है वो हमारी जो ताकत है वो वापस लाती है। लेकिन आपको ये ताकत बचा कर रखनी है, ये नहीं कि हमें आज़ादी मिल गई काम ख़त्म, नहीं। हमें एक्चुअली में तब आज़ादी मिलेगी जब हम पूरा लॉज को फॉलो करेंगे, जब हम इकट्ठा रहेंगे, भाईचारा होगा देश में, तब असलियत में हमें आज़ादी मिलेगी। दैट वॉज अ वेरी 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 नाइस स्पीच. इफ़ यू वॉन्ट टू लिसन, सो गो एंड सर्च इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रियम्बल. यस, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, उसकी सोल, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक शॉर्ट स्टेटमेंट से मेगा में होता है। एक तरह से आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, उसका शॉर्ट वर्जन, उसका शॉर्ट स्टेटमेंट क्या होगा, प्रियम्बल होगा। वो बेसिक वैल्यूज़ बताएगा, तो उसको कहते हैं हम प्रियम्बल ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लॉन्ग है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, जिसमें बहुत सारी अमेंडमेंट भी हो सकती हैं, अपडेटेड होता है, मतलब अपडेट होते जाता है, जैसे कि समय के साथ नियम बदलते हैं ना, वैसे ही। तो और वो बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो गई आपकी कवर, और वो डिफ़ाइन करता है कि कितनी पावर किसके हाथ में रहनी चाहिए, लिमिट्स लगाता है गवर्नमेंट में कि इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, और कुछ राइट्स भी प्रोवाइड करता है टू दी सिटीजन्स कि उनका जो सिटीजन का राइट्स वॉयलेट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर वॉयलेट हुआ तो कुछ नियम उसके लिए भी हैं कि उनको क्या सज़ा मिलेगी वगैरह वगैरह, वॉयलेट नहीं करना चाहिए. सो दैट वाज द थिंग. थैंक यू सो मच. एंड ये हमारा चैप्टर जो है द कॉन्स्टिट्यूशन नल डिज़ाइन कंप्लीट होता है. बहुत ही प्यारा था. अब आपको पता चल गया कि
साउथ अफ्रीका की क्या स्टोरी थी, नेल्सन मंडेला कौन थे, अपार्थाइड सिस्टम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था, क्या प्रॉब्लम वी आर फेसिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, क्या फेस कर रहे थे हम, क्या सी डिफ़िकल्टीज़ थी, पूरा सब कुछ हमने कवर कर लिया है। क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें क्यों ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी ऑल्सो learned that what are the major differences and why we are following the same constitution after about 64 मतलब उससे भी ज़्यादा ईयर्स के बाद भी हम इतने सालों से सेम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फॉलो कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देता है। तो दिस वॉज ऑल डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।